नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या 8 और इसमें आपको बेसिकली यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से सिनॉप्सिस के माध्यम से जो भी छोटे बड़े प्रश्न हो आप उसको तोड़ तोड़ के एक अच्छा आंसर राइटिंग बिना रटे आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आईएएस और पीसीएस में जो भी सवाल पूछे गए हैं विगत 15-20 सालों में वैसे प्रश्नों को भी रैंडमली शामिल किया जाता है और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है इसी टॉपिक से संबंधित, जिसका मैं आपको ऑलरेडी आज मेंशन करूंगा। उसका भी आंसर राइटिंग आप लोग ज़रूर करते रहे, डेली करते रहे। ये सीरीज आपको कंटिन्यू रूप से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज की प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि बीपीएससी के द्वारा इस टाइप के प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन देखिए बीपीएससी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि 1789 का राजनीतिक संकट जिसने क्रांति को निर्मित करने वाले घटनाक्रम का सूत्रपात किया, एक गहरे आर्थिक एवं सामाजिक संकट के वातावरण में ही स्पष्ट किया जा सकता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि 1789 का राजनीतिक संकट, अगर सीधे सीधे अगर ये फ्रांस की क्रांति दे दिया होता तो आसान होता, लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि 1789 का राजनीतिक संकट, चूँकि आपको फ्रांस की क्रांति अगर मेरे लेक्चर को आपने देखा होगा या फिर कहीं भी अगर कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस की क्रांति का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्कालिक कारणों में से एक था राजनीतिक संकट। चूँकि वो राजनीतिक संकट का दौर ऐसा था, आप टेनिस कोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि उस समय देखिए फ्रांस में आर्थिक और सामाजिक संकट तो मौजूद था। आर्थिक में एक विशेष अधिकार अविशेष अधिकार वर्गों की हम लोग बात कर लें, सामाजिक में भी विशेष अधिकार अविशेष अधिकार वर्गों की बातें कर लें, या फिर दोनों में हम लोग टकराहट की बात कर लें कि आर्थिक में सारा का सारा जन सामान्य वर्ग के लोगों पे पूरा पूरा भार हुआ करता था, लेकिन सामाजिक वैल्यू उनको कम थी। उसी तरीके से जो विशेष अधिकार वर्ग के लोग थे उनको किसी भी प्रकार का कर व्यय यहाँ पे नहीं देना पड़ता था, लेकिन सोशल वैल्यू उनकी सबसे अधिक थी। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक गहरे आर्थिक एवं सामाजिक संकट के वातावरण में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब असंतोष तो पहले था फ्रांसीसी जनसामान्य में, लेकिन 1789 में जब राजनीतिक संकट को लेकर बारी आई, जब कर को बढ़ाने की बारी आई, तो उस समय इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से आंदोलन कर दिया गया, क्रांति कर दिया गया और टेनिस कोर्ट में बिल्कुल ही जो भी घटना हुई फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में, उस राजतंत्र व्यवस्था को कमज़ोर करने का और आगे चल के फेंकने का, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में उम्मीद है आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग अब लिखने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे ही है, जिसने अच्छे समझ लिया एग्जाम में डायरेक्ट वो पेन लगेगा चलाने, तो थोड़ा हम लोग बिल्कुल यहाँ पे समय दे के मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप सिनॉप्सिस आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्वेश्चन को किस दिशा में लेके जा सकते हैं जिससे कि आपके आंसर राइटिंग में भटकाव नहीं होगा। सबसे पहले आपको भूमिका का बारे में बताना है। भूमिका अब यहाँ पे फ्री है, और कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक का जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है उसकी एक भूमिका को कुछ 20-25-30 शब्दों में आप दमदार भूमिका उसका बना लीजिए। कि अगर इस टाइप के प्रश्न आता है तो भाई उसको हमको आंसर राइटिंग करना ही करना है, वहाँ पे भूमिका में उसको डालना ही डालना है या फिर निष्कर्ष में डालना है। तो आप ये भी प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक संकट के वातावरण में स्पष्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा हम लोग उल्टे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक संकट क्या था, तब राजनीतिक संकट को समझाएंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे आर्थिक संकट, उसके साथ साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे सामाजिक संकट। लेकिन यही दो तो संकट नहीं था, इसके साथ साथ और भी अन्य कारण था, अन्य कारक था जो फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरीके से उग्र कर दिया। अब अन्य कारणों में जैसे कि बौद्धिकों की भूमिका हो जाएगी, साथ साथ में वहाँ का जो लचर न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा, सेना व्यवस्था हो जाएगा। सेना लोगों को बहुत कम ही वेजेज वहाँ पे मिलता था, मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो कुल मिला के यहाँ पे अन्य कारक में जो छूट जा रहा है यहाँ पे उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आपको दिखाना है कि इन्हीं सारे कारकों को इस राजनीतिक संकट ने कैसे प्रोत्साहित कर दिया, कैसे मोटिवेट कर दिया, जिससे कि लोग सड़कों पर आ गए पूरी तरीके से। और
लास्ट में आपको निष्कर्ष, दमदार निष्कर्ष के माध्यम से अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट करना है। तो देखिए यही होता है क्वेश्चन का फ्रेमिंग पार्ट, इंट्रो पार्ट और बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। तो ये तो बिल्कुल ही आपको जनरली कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूर डालिए। बॉडी पार्ट आप यहाँ आपको 2 भाग, 3 भाग, 4 भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्थिक सामाजिक संकट और राजनीतिक संकट, ये हो जाएगा हमारा पूरा ये बॉडी पार्ट। आइए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका होनी चाहिए, दमदार भूमिका। और ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, बिल्कुल ही फ्रांस की क्रांति का एक सिंबॉलिक है, समता का सिंबॉलिक है, यहाँ पे स्वतंत्रता का सिंबॉलिक है कि हम भाई स्वतंत्र हैं, हम पूरी तरीके से समान हैं, कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई अविशेष अधिकार नहीं, सब समान है यहाँ पे। तो भूमिका में देखिए आपको बिल्कुल फ्री है, जैसे मैंने बताया कि अब यहीं पे आपको दिखाना है कि देखिए 1789 का जो फ्रांस की जो क्रांति जो शुरू हुई एक राजनीतिक संकट के रूप में, किस तरीके से वो फ्रांस की क्रांति ने आने वाले अगले 25 सालों में पूरे यूरोप को प्रभावित किया, क्योंकि नेपोलियन आ जाएगा। और नेपोलियन ने क्या किया, क्या उत्पात मचाया, खासकर नेशनलिज्म को लेके तो भाई जो किया आप पढ़ ही रहे हैं साथ में मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, आपको वहाँ से आइडिया लग ही जाएगा। लेकिन आपको यही बताना है कि जो 25 सालों में फ्रांस की क्रांति ने जो बीज बोया, खासकर राष्ट्रवाद का जो बीज बोया, उसको तो आगे चल के यूरोप ने बहुत रुकने का प्रयास किया। मेटरनिक आया, बीना कांग्रेस आया, कंसर्ट ऑफ यूरोप था, लेकिन क्या वो उस व्यवस्था को रोक पाया? प्रगतिशीलता को क्या कोई रोक पाया? अंततः रोक नहीं पाया। उग्र राष्ट्रवाद का, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जब चरण आएगा तो इटली जर्मनी की एकीकरण हो जाएगा। और उसी इटली जर्मनी का एकीकरण के अगर देखा जाए, ठीक है, दौरान ही तो कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का बीज भी यहाँ पे डाल दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ये परंपरा तो चलती रहती है। यूरोप के लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन इसको रोक नहीं पाया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो प्रगतिशीलता को पुनर्जागरण ने आगे बढ़ाया, फ्रांस की क्रांति ने उसको एक, ठीक है, निश्चित आकार प्रदान कर दिया पूरी तरीके से, बिल्कुल संतुलन। अब इसको कंप्रेस करके भी लिख सकते हैं, इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं बॉडी पार्ट की। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले मैंने बताया था आपको आर्थिक कारण। तो देखिए आर्थिक कारण बहुत बड़ी, ठीक है, समस्या होती है किसी भी समाज में। देख लीजिए, चाहे आज हो चाहे पहले हो, मूल तो था आर्थिक ही। और आर्थिक संकट क्या था यहाँ पे तो समझना है उस फ्रांसीसी समाज में। जैसे कि विदेशी युद्ध लड़ा गया, आपको याद होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। और अमेरिकी क्रांति में किस प्रकार से फ्रांस के पार्टिसिपेशन से फ्रांस के राजकोष में एक बहुत बड़ा व्यय बढ़ा। अब व्यय बढ़ रहा है तो ये लोग चाह रहा है कि जो भी व्यय बढ़ रहा है उस व्यय को नीचे जनसामान्य वर्ग के लोगों में थोप दे, कर राशि को बढ़ा दे। यही हाल है कि फ्रांस की जनता उसमें इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि आप देखें कि लगभग जो नॉर्मल व्यक्ति था अपने कमाई का या फिर अपने किसानी भाग का, कृषि भाग का 85% तक वो ऊपर राजतंत्र कर देता था, कुलीनों को कर देता था, पादरियों को कर देता था, गिफ्ट भी दिया, मतलब ये सब देता था। सोचिए 85% तक कोई कैसे सरवाइव कर सकता है, आप खुद सोचिए। और महज 15% में अपना घर बार चलाना, क्या ये व्यवस्था कहीं से भी आपको लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, फेलियर होना ही था। इसके अलावा कुछ और भी था, जैसे राजमहल का अपव्यय। वो जो वर्साय का जो महल था बिल्कुल ही फ्रांस के लिए एक कब्र साबित हो रहा था, क्योंकि वर्साय के महल में डेली का डेली जो इतना खर्च था कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। बहुत प्रकार का डेटा है कि अकेले जो महारानी एंटोनिया थी, लुई जो 16 जो उस समय का शासक था, पूरी तरीके से जो उसका राज दरबार हुआ करता था, सामंत कुलीनों से, पादरियों से भरा रहता था, डेली पार्टी होती थी, नौकर चाकर, मतलब अंत नहीं। बहुत बड़ा कारण है। उसी तरीके से सामंती जो सीमा शुल्क लगाते थे, क्योंकि सामंत बिल्कुल अपने अपने क्षेत्रों में बटे हुए थे। अब इनके क्षेत्रों में जाने का मतलब कि भाई ये सीमा शुल्क लगाएंगे, तो इससे, ठीक है, जो जन सामान्य है उस पर लोड आ रहा है। उसी तरीके से नगर सीमा शुल्क है, जैसे आज, ठीक है, लगता है प्रांतीय सीमा शुल्क है, बिल्कुल आसान है। एकाधिकार पद्धति भी था यहाँ पे, खासकर एकाधिकार पद्धति को लेके, ठीक है, आप किसी भी व्यापार को लेके आप समझ सकते हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, सामंतों के द्वारा जिनको भूमि दिया गया था उस पद्धति के रूप में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इस एकाधिकार पद्धति को खत्म करना जरूरी था। और इस एकाधिकार पद्धति से सबसे अधिक जो लाभ होता था ऊपर के लोगों को ही लाभ होता था। गिल्ड प्रथा, इसको आप भारतीय
समाज के संदर्भ में या फिर भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप श्रेणी व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। इस गिल्ड प्रथा की वजह से देखेंगे कि मजदूरी यहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाती थी, क्योंकि शुरुआत में तो गिल्ड प्रथा बहुत अच्छे से काम कर रही थी, शासकों ने बहुत अधिक इसको स्वायत्त किया हुआ था, लेकिन बाद में गिल्ड व्यवस्था भी बहुत अधिक कमजोर हो गई और इस गिल्ड प्रथा में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं सामंतों की एंट्री हो गई, जिसकी वजह से अब सामंत किसी भी हालत में ये मजदूरी वृद्धि वगैरह यहाँ पे करने नहीं देगा। और जब मजदूरी वृद्धि नहीं कर देगा, सोचिए जो भी अब इसमें लोग काम कर रहे हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि हम भी व्यापार करें। समस्या तो आएगी ही आएगी। और अंतिम कारण है यहाँ पे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पता है आपको कि देखिए जहाँ भी इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, इंस्टेंट अगर एग्रीकल्चर से अगर वो इंडस्ट्री मूव करेगा तो वहाँ पे दो तरह के परिणाम आएंगे। एक तो होगा कि पूंजीपतियों को लाभ होगा और नीचे जो है यहाँ पे निम्न वर्ग हैं पूरी तरीके से उनको नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा, गरीब लोग, क्योंकि गरीब लोगों के पास जो भी आजीविका के स्रोत हैं, चाहे आप कुटीर उद्योग ले लीजिए, एमएसएमई के रूप में समझिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। अब इनको समय लगेगा ना, धीरे धीरे समय लगेगा। तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इसीलिए तो महात्मा गांधी के द्वारा देखिए, जब उस समय देखिए भारत में लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी में गांधी जी के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि औद्योगिक क्रांति को भारत में किसी हाल में इंस्टेंट यहाँ पे नहीं लाना है, अदरवाइज भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कपड़े बनाने वाले, ठीक है, छोटे छोटे जो माचिस की डिब्बियाँ, तिल्ली बनाने वाले, छोटे मोटे, ठीक है, जो भी है साबुन बनाने वाले, तो बहुत सारा एरिया है। इससे क्या हो जाएगा कि सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। और आगे चल के तो हुआ ही भारत में भी औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत की व्यवस्था या फिर भारत का मार्केट पूरी तरीके से ब्रिटेन का मार्केट बन गया। तो यहाँ पे भी सेम हाल था उस समय, आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 18वीं 19वीं शताब्दी में बड़ी तेजी से वहाँ पे ग्रो कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे अब इससे क्या हुआ कि अब जो खर्चा आता था ना, अब जो भी यहाँ पे ऊपर जो आपने व्यय देखा, उसका जो है सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम था, नीचे पूरा का पूरा जन सामान्य को यहाँ पे पे करता था, मतलब पे करना पड़ता था। इस तरह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था से राजा और जनता दोनों ही असंतुष्ट थे। राजा को लगता था कि भाई और कर मिले, जनता को लगता था कि भाई कर हमको ना देना पड़े या कम कर देना पड़े। कर का बोझ किसानों और मध्यम वर्ग पर ही था। अभी मैं आपको क्लास दिखाऊंगा आगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्लास के लोग हैं वहाँ पे। कुलीन एवं पादरी इससे कर मुक्त थे, कर मुक्त थे, बल्कि लेने वाले थे। ऐसी स्थिति में राजकोष के दिवालियापन से बचाने के लिए नए कर लगाने की यहाँ पे बात हुई कि भाई कैसे होगा, इतना खर्च हो गया, इतना राजकोष व्यय बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि राजकोष अगर इकट्ठा करना है तो पुनः एक नए प्रकार का कर लगाना पड़ेगा। और नए प्रकार को कर लगाने के लिए यही था ई एस्टेट जनरल। ई एस्टेट जनरल मतलब उस समय का संसद के रूप में इसे आप समझ सकते हैं कि उसमें तीन जो लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तीन लोग मतलब तीन वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाला। एक तो प्रथम वर्ग था, प्रथम ई एस्टेट, दूसरा सेकेंड ई एस्टेट, और एक था थर्ड ई एस्टेट। और इसमें मेजोरिटी का पूरी तरीके से, ठीक है, वोटिंग राइट दिया गया था। अब ये लोग दो थे, फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट के लोग आपस में कुछ भी ये पारित करके अपना करवा लेते थे। थर्ड एस्टेट बेचारा देखते रह जाता था। लेकिन इस बार ये देख नहीं पाया, क्योंकि देखेंगे तो 1730 से लेके 1780 का जो दौर था फ्रांस में, बहुत ही वहाँ पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था तेजी से, एग्रीकल्चर जो उस सब का ग्रो कर रहा था। यूरोप से बहुत अधिक बहुमूल्य संसाधन वगैरह, ठीक है, कीमती धातु वगैरह सब आ रहा था। मैंने यूरोप से नहीं, अमेरिका से आ रहा था। लेकिन 1780 के बाद से ये सब आना बंद हो गया। 1776 में अमेरिकी क्रांति हो गई। समझिए इस चीज़ को। तो और 1788-89 में, ठीक है, फ्रांस में अकाल भी पड़ गया। अकाल मैंने वहाँ की फसलें खराब हो गई। तो इससे अब इंस्टेंट लोगों को, ठीक है, मैंने गुस्सा आना शुरू हो गया। इतनी स्थिति खराब हो गई कि लोग जाते थे बैलगाड़ियों में भर भर के लेके जाते थे नोट, ठीक है। और नोट भी ऐसा कि भाई नोट छापने का लाइसेंस का अधिकार भी वहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, एकदम मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक व्यवस्था ही छाप रही, उस पर कंट्रोल बहुत अधिक किसी का नहीं था। ये भी समस्या थी। तो नोट तेजी से छपने लगा और बहुत अधिक नोट छाप के तो गरीबी दूर नहीं होती है, आपको भी पता है। उससे सिर्फ और सिर्फ मूल्य में वृद्धि होती है। और यही वहाँ का, ठीक है, उस समय यहाँ पे हो रहा था। फिर ये स्टेट जनरल की बैठक होगी और इसमें निम्न वर्ग के लोग अपना प्रतिनिधित्व तो मांगेंगे कि भाई हमारे पास इतनी जनसंख्या है,
हमको इस टाइप का अधिकार नहीं चाहिए, ठीक है, कि तुम लोग जो चाहे वो कर लो, हम तो बस नाम मात्र के हैं। और फिर टेनिस कोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक असंतोष एवं, ठीक है, शोषण। देखिए, इस सामाजिक असंतोष का कारण एक ही है और वो है आर्थिक कारण। आप समझने का प्रयास करिए यहाँ पे कि एक है सामाजिक व्यवस्था और एक है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था। कितना ये दोनों ही आपस में अगर देखेंगे तो साथ साथ चलने वाली व्यवस्था है। अर्थात अगर आपके पास पैसा है, आर्थिक अच्छा है, तो आप यही खोजेंगे कि भाई हमारा सोशली वैल्यू भी बहुत ऊपर होना चाहिए। समझिए, आज के वर्तमान में परिस्थितियों को समझिए। अगर आप अमीर हैं, जब तक गरीब थे, अगर आपके पास पैसा आ गया, डजेंट मैटर, पैसा आ गया तो आपको चाहिए कि भाई सोशल वैल्यू हमारा ऊपर होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि भाई आर्थिक स्थिति आपकी खराब है और आपकी सोशल वैल्यू अगर अच्छी है, इसको उल्टा कर दीजिए कि अगर आपकी सोशल वैल्यू, ठीक है, अच्छी है, मतलब बहुत खराब है, आर्थिक वैल्यू आपकी, ठीक है, अच्छी है। तो फ्रांस में कुछ टाइप का इसी टाइप का मामला था। कहने का मतलब था कि आर्थिक जो दामोदार था पूरी तरीके से फ्रांस में जन सामान्य लोगों के बीच था। जन सामान्य लोग ही करता था ये लोग, इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास आता था और इनको सोशल वैल्यू बिल्कुल ही नहीं था, सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम नहीं था। और सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी था वो थे ऊपर, ठीक है, शासक थे, राजा था, कुलीन था, पादरी था। इनको सोशली वैल्यू बहुत अधिक था, लेकिन इनके पास इनकम का जो सोर्स था, ठीक है, कहीं न कहीं ये अपनी भूमियों को, मजदूरों को दे के लोग काम करवाते थे। तो ये लोग यही देखता था कि बैठे बैठे लोग मज़ा मारता है और हम पे लोग कमेंट करते रहता है। ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं चल सकती है ना किसी भी समाज में। तो यही है आर्थिक सामाजिक असंतोष में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक टकराहट की स्थिति बनी हुई थी फ्रांसीसी उस समाज में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेट मतलब, ये स्टेट का मतलब होता है वर्ग के रूप में आप समझ सकते हैं, क्लास के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है बेसिकली। शासक और पादरी को एक में रखिए फर्स्ट, और सामंतों और कुलीनों को रखिए सेकेंड, और थर्ड स्टेट के लोगों को रखिए यहाँ पे, ठीक है, थर्ड में, मैंने जन सामान्य को रखिए थर्ड में। थर्ड में 2 कैटेगरी में बटा हुआ था। एक तो था यहाँ पे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जैसे बैंकर हो गया, कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशनल वर्क जिनकी रेगुलर इनकम यहाँ पे आ रही है, वो लोग होशियार होता है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग, शिक्षक, इंजीनियर सब होता है। थर्ड में क्या होगा कि इसमें जन सामान्य में जैसे कि किसान हो गया, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा, अब इसमें मान लीजिए कि किसान हो गया, ठीक है, किसान के साथ साथ जो भी मजदूर होता था, किसान, मजदूर, ठीक है, सब नीचे जो भी दबा कुचला लोग हैं सब यहाँ पे इस थर्ड क्लास के अंतर्गत, ठीक है, सबसे लोअर क्लास है, मैंने इसी को बोला गया निम्न वर्ग। निम्न वर्ग और ये था मिडिल वर्ग। अब सोचिए मिडिल वर्ग बहुत उस समय होशियार हो चुका था। पुनर्जागरण और प्रबोधन काल की वजह से जो भी वाणिज्यिक क्रांति हुई, वाणिज्यवाद का दौर आया, प्रबोधन काल आया, इस मिडिल क्लास को काफ़ी मजबूती प्रदान की। और ये मिडिल क्लास शासकों के बहुत अधिक नज़दीक आ गया था। ध्यान रखिएगा, ये तो यही चाह रहा था कि शासक के अगल बगल हम खड़े रहें। सामंत कुलीन में भी 2 टाइप के लोग थे। एक तो था निम्न सामंत, एक था उच्च सदन, मैंने उच्च सामंत। निम्न सामंतों की स्थिति खराब थी बेहद, उच्च सामंतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। पादरियों में यही हाल था, 2 टाइप के पादरी, एक तो बहुत हाई क्लास के पादरी हुआ करते थे और एक ऐसा पादरी कि नाम मात्र का था, मैंने उसको बहुत अधिक अधिकार नहीं था उस समाज में। शासक यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जो भी शासक वर्ग हुआ करता था यहीं हुआ करता था। तो देखिए आपस में मामला टकरा रहा है यहाँ पे। और यही जब जन सामान्य में देखेंगे कि जब मिडिल वर्ग यहाँ पे आएगा तो मिडिल वर्ग तेजी से उस प्रबोधन काल के दौरान बहुत सारे जो भी विचारक बोलते हैं उनकी बातों को यहाँ पे सामने रखने का प्रयास करेगा, लॉजिकल माध्यम से इनके जो भी धार्मिक जो बातें हैं उसको काटने का प्रयास करेगा। अब इसको चाहिए भाई कि हमें भीड़ इकट्ठा करना है, तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए मिडिल वर्ग के लोगों के पास जाएगा, इनको भाई दिलासा दिलाएगा कि देखो हम तुम्हारी समस्याओं को दूर करेंगे। तो मिडिल जो लोअर क्लास है बोलेगा ना कि भाई इसके बदले भाई हमें क्या करना होगा, तो बोला चलो भाई हमारे साथ भीड़ लगाओ। तो यही भीड़ सब लेके जाएगा, जनरल ई स्टेट के बैठक में वहाँ पे जाएगा और आगे चल के, ठीक है, टेनिस कोर्ट में निम्न वर्ग ने पूरा साथ दिया। नहीं तो सोचिए अगर सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास अगर होता
तो हो सकता है कि उसको ठीक है राजतंत्र के द्वारा उसके सेना वाना होते थे सब खत्म कर दिया जाता, लेकिन नहीं, वहाँ पे भीड़ मौजूद था और भीड़ के आगे किसी का बस यहाँ पे नहीं चलेगा। तो उसमें साथ दिया सामंतों ने भी, जो निम्न क्लास के थे, निम्न वर्ग के जो पादरी थे, सबने साथ दिया। कुल मिला के मामला पूरी तरीके से ठीक है गड़बड़ हो गया। शासक, पादरी, ये सब कुलीन थे। इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे थोड़े लोग विशेष अधिकारों से लैस थे, और ये जो जन सामान्य था ये था अविशेष अधिकार, अर्थात जो भी खर्चा वगैरह है ठीक है सारा का सारा ये पे करेगा। और देखिए इसमें जो भी व्यापारी वगैरह होते थे कुलीनों के द्वारा या फिर पादरियों के द्वारा, इनका मजाक भी उड़ाया जाता था, क्योंकि व्यापार जब तक इंटरेस्ट की प्रक्रिया नहीं आएगी ठीक है, मूलधन होता है ना, मूलधन और अब जो ब्याज की जो प्रक्रिया नहीं आएगी, व्यापार तो चलेगा नहीं। तो जो ब्याज में ये लोग पैसा जब देता था तो उसमें भी लोग कटाक्ष करता था। कुल मिला के देखिए बहुत ही समाज यहाँ पे जटिल हो चुका था, खर्चा करने वाले ये लोग और देने वाले ये लोग। तो इतना साफ समझ सकते हैं सामाजिक असंतोष। देख पा रहे हैं यहीं ये थर्ड स्टेट के लोग सारे लोग मौजूद हैं, और नीचे देखिए थर्ड स्टेट में यहाँ पे कितना दबा कुचला आदमी के ऊपर, ये है सेकेंड स्टेट का लोग बैठा हुआ है, सब इधर सब बैठा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी कारणों की बात करें तो जैसे भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था, जब शासक का कंट्रोल ही नहीं था तो ये तो होना तय था, क्योंकि लुई 16 शासक आ गया था जो बहुत ही अयोग्य था। धार्मिक क्षेत्र में भी यही हाल था, कैथोलिक धर्म पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का ठीक है लूट खसोट का अड्डा बन चुका था। मुद्रित प्रति देखिए, पैसा जो छापने का जो मशीन था उस पर बहुत अधिक किसी का अधिकार नहीं था, जितना मन करे उतना छाप लो, होता है ना। उसके लिए थोड़ा उसको एक बैलेंस शीट के तौर पे, आय और व्यय के लेखा जोखा के तौर पे, या फिर एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के बहुत सारा प्रोसेस होता है। देखिए आज वर्तमान में छापने का नोट, ऐसा तो नहीं आपकी अंधाधुंध आप छाप सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या था ये सब। कैथोलिक राजधर्म था, और इसके साथ साथ प्रोटेस्टेंटों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था कि जो भी इस धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो भाई दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि उस फ्रांसीसी समाज में सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो ठीक है कुलीन वर्ग से भी ऊपर ठीक है अब पादरी हुआ करता था, और पादरी और शासक लहो लहो बराबर होते थे, या कभी कभी ठीक है कह सकते हैं कि पादरी वर्ग था पूरी तरीके से ये शासकों से भी ऊपर हो जाता था निर्णय लेने में। तो बहुत बड़ा देखिए यहाँ पे ठीक है जो कंट्रोवर्सी आपको दिखाई दे रही है उस फ्रांसीसी समाज में। सैन्य सेवा में कह रहा है कि तृतीय वर्ग के लोगों का दायित्व था। अपर्याप्त वेतन के कारण सैनिक भी असंतुष्ट थे। देखिए सारे के सारे वर्ग के लोगों का यही हाल हो रहा है। अब यहाँ पे वो समस्या आ ही गया, राजनीतिक समस्या की फलतः ऊपर आपने देखिए बहुत सारे कारण है आर्थिक और सामाजिक के रूप में। अब राजनीतिक कारण कैसे हो रहा है, देखिए लुई 16 एक शासक आया था वहाँ, बहुत ही योग्य शासक, बोला था मैं ही राजी हूँ। इसका मतलब कि वो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, निरंकुशता को बढ़ावा देते हुए। लेकिन कुछ कुछ होता है ना कि निरंकुश होते हुए भी कुछ कुछ शासक अच्छा करता है तो लोग जनता उससे खुश रहती है। आगे चल के जब लुई 15 और 16 जब आएगा, खासकर 16 जब लास्ट जो होगा ठीक है ध्यान रखिएगा, तो ये भी उसी तरीके से अपने आप को पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो बहुत ही अयोग्य शासक निकलता है। इसकी बीबी खूब साथ देती है इसका, मैरी एंटोनिया। मैंने पूरा पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये साम्राज्य को चलाने में, उस राजतंत्र को चलाने में इस मैरी एंटोनिया का होता था। खर्चीला बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, खुद ही इसके प्रश्नों पे ठीक है इसके कैरेक्टर को लेके इतिहासकारों में बहुत अधिक ठीक है कितने तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो कुल मिला के यही हाल था कि पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो ठीक है सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे सब यहाँ पे ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया। कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, ये बिल्कुल ही उस अयोग्य शासक की वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा था। और आम जनता थी पूरी तरीके से त्रस्त हो रही थी, जन सामान्य पे कर लगा जा रहा है। तो देखिए समस्या आएगी ही ना। सोचिए एक क्या बोलते हैं, एक बोरा नोट ले जाने पे अगर किसी का पेट भी नहीं भर रहा है तो वैसी जनता क्या कर लेगी फिर तो देखिए कोई विकल्प नहीं होगा। कहीं पे भी देख लीजिए आज बहुत सारे देशों में, चाहे हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात कर ले, अफ्रीका की बात कर ले, सोचिए 10-10 हज़ार 1-1 लाख का एक नोट चल गया है। उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, उससे गरीबी थोड़े दूर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आ गया यहाँ पे बात कि न्याय प्रशासन भी असंतोष तरीके से काम कर रहा था, अत्यधिक गोपनीयता हो गया था उस समय।
दंड सीमा की अनिश्चितता, न्यायाधीशों की पूरी तरीके से कुलीनतावाद, मैंने जो मोह मन में आए, ठीक है, बोल दीजिए, लोगों को मानना पड़ेगा। 385 प्रकार के कानून कम से कम था वहाँ पे, सोचिए। और साधारण जन को निष्पक्ष यहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा था। इस प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्हीं सारी समस्याओं को दार्शनिकों के द्वारा उस फ्रांसीसी समाज में मौजूद बुराइयों को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया और उसको हाथों हाथ उस मध्य वर्ग के द्वारा लिया गया। मध्य वर्ग ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को सामने ले आया, उठाया। और साथ में फ्रांसीसी समाज भी अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ मानता था, श्रेष्ठता की भावना से युक्त था। बगल में ब्रिटिश में बहुत अधिक हद तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था कमजोर हो चुका था, ये लोग भी चाहता था कि यहाँ भी हो जाए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आपको पता है कि लफायता जैसा कमांडर जो फ्रांसीसी होते हुए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, अपना प्रतिनिधित्व किया था अपने देश का, वो भी आया। बहुत ही अमेरिकी क्रांतियों को, जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जैसे नारों को यहाँ पे, ठीक है, लगाने का प्रयास किया। तो समझना है आपको चीज़ों को कि एक, ठीक है, अति होता है, ठीक है, एक लिमिट होता है हर चीज़ को सहने का। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो क्रांति होना तय है। और यही था उस फ्रांसीसी समाज में। इतना से आपको उम्मीद है कि क्लियर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग लास्ट बात करते हैं निष्कर्ष की, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया बॉडी पार्ट। अब देखिए निष्कर्ष में बिल्कुल आपको क्लियर है कि उपयुक्त कारणों से फ्रांसीसी जनमानस में गहरा असंतोष था। तत्कालीन सम्राट लुईस 16 की अयोग्यता एवं निर्बलता तथा रानी मेरी, यहाँ पे जो एंटोनिया थी, उसकी विलासता ने क्रांति को और ही अधिक निकट ला दिया। ई स्टेट जनरल की बैठक से क्रांति का आरंभ हो गया। स्पष्टतः 1789 के राजनीतिक संकट के लिए जो पृष्ठभूमि था आर्थिक एवं सामाजिक ने यहाँ पे निर्मित किया था। ऐसा नहीं था कि भाई उनको अधिकार नहीं दिया गया तो लोग रोड में आ गए। उसके पीछे तो देखिए, ठीक है, कितने दिनों से जो जन सामान्य का जो गुस्सा था वो उबल रहा था, बस उसको मौका दे दिया उस राजनीतिक अवसर ने। और यही चीज़ को आपके, ठीक है, इस प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपना फीडबैक देते रहे, ठीक है। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। जरूर ही, ठीक है, इसका आंसर राइटिंग करें। 2008 में यूपीपीसीएस 2008 में इसको पूछा भी गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें एंड जय हिंद।